मैं कम इन सर। प्लीज आइए बैठिए। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। आपने हिंदी दिया हुआ है ना अपना यस इंटरव्यू के सर। लिए? ठीक है। ये आपका 10वां इंटरव्यू है? नहीं सर, चौथा, फोर्थ इंटरव्यू। अच्छा, नहीं इंटरव्यू चौथा है बट अटेम्प्ट 10वां है सर। अटेम्प्ट 10वां है। कोई बात नहीं। और सब्जेक्ट आपका है ज्योग्राफी सर हिंदी ऑनर्स और लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर आपने यहाँ एग्जाम में लिखा यस है। सर। ठीक है। और अभी आप इंस्पेक्टर के यस पद सर। पर यस सर। कार्यरत हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 2014 से। यस सर। तो कई वर्ष हो गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। यस सर। तो एक सवाल इनकम टैक्स पर पूछते हुए मैं पूछना चाहूँगा, आपकी एक बात जानकर दूसरे विषय पर मैं बात करूँगा कि जो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या बेस्ट रेशियो होनी चाहिए किसी कंट्री की। कोई अगर डेवलप्ड कंट्री है तो उसमें जो टोटल टैक्स कलेक्शन होता है उसका कितना % डायरेक्ट टैक्सेस से आना चाहिए और कितना इनडायरेक्ट टैक्सेस से आना चाहिए, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर जो हुए। यस सर। मेरी बात समझ आ गई ना आपको? यस सर। प्रत्यक्ष करों का रेशो अधिक होना चाहिए, क्योंकि सर प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील किस्म के होते हैं सर। सर भारत में ये रेशो 52% के आसपास है सर। सर मैं आदर्श रेशियो के बारे में अनुमान लगा, अभी सर थोड़ा ध्यान नहीं है सर मेरे को। अभी ध्यान आदर्श रेशो के बारे में ध्यान नहीं है? यस सर, पढ़ना अच्छा, चाहिए कोई बात थोड़ा नहीं। सा। तो अभी और हमारे पैनल के और लोग आपसे टैक्स संबंधी बातों पर बात करेंगे। मैं आपसे, जैसे आप हिंदी साहित्य के कुछ का आपने विषय लिया है, यस उसके सर। विषय में एक सवाल पूछना चाहूँगा। ये एक DN खत्री, दुर्गानंदन या क्या नाम है उनका, उनका साहित्य आपने पढ़ा है? सॉरी सर, मैं नाम सुना है? देवकी नंदन खत्री का नाम सुना है? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। देवकी नंदन खत्री का। तो किस तरह का साहित्य लिखते थे? उनकी किताबों के कुछ नाम बताएं और कुछ बताएं। सर देवकीनंदन खत्री ने सर 18वीं सदी में साहित्य लिखा है सर। प्रारंभिक साहित्य, आधुनिक साहित्य के 18वीं शताब्दी कब से कब तक थी? सर 19वीं सदी में लिखा है सर। हाँ, 19वीं सदी में लिखा है सर। भारतेंदु। 18वीं से 19 में आ गए। कब हुआ था जन्म खत्री साहब का, कुछ मालूम है? और कब देहांत हुआ था? सॉरी सर, एग्जैक्ट हाँ, याद नहीं है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। और क्या, लेकिन क्या किताबें लिखी थी इन्होंने? सर उनकी किताबें जैसे जासूसी कौन है, चंद्रकांता संतति, सर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ तो सर। तो इनके उपन्यासों को आप प्रेमचंद जी के उपन्यासों से जरा कुछ अगर एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से कुछ बताना चाहें तो बताएं। सर प्रेमचंद के उपन्यास जहाँ यथार्थ और वास्तविक समस्याओं को उठा रहे थे, वहीं सर देवकीनंदन खत्री जी अपने उपन्यासों में आदर्श समाधान ढूंढ रहे थे और समस्याओं के समाधान काल्पनिक प्रस्तुत कर रहे थे, और उनका उद्देश्य मुख्य रूप से मनोरंजन करना था, जबकि प्रेमचंद जी का साहित्य रचना का उद्देश्य अपनी समस्याओं के माध्यम से जनता को जागृत करना था। अच्छा सर मैं अच्छा, आप एक मुझे बताइए, जो दोहा और पद्य में इसमें दोहा और चौपाई में क्या अंतर होता है? सर दो में सम मात्राएं 13 होती हैं और विषम मात्राएं 11 और 2 पंक्तियां होती है, जबकि सर चौपाई में मात्राओं की संख्या 16 होती है। प्रत्येक पद में 16 मात्राओं की संख्या होती है, तो उसमें सभी में मात्राओं की संख्या समान होती है सर। अच्छा, आप ये बताइए हिम रेखा कैसे कहते हैं? हिम रेखा ज्योग्राफी आपने पढ़ा है ना? यस सर। आपका विषय था ना कॉलेज में? यस सर। हाँ, तो हिम रेखा किसे कहते हैं? सर हिमरेखा से तात्पर्य है कि सर जिस रेखा पे बर्फ जमती हो, जैसे सर ऊंचाई के अनुसार भी हो सकती है वो, या फिर अक्षांश के अनुसार। जैसे सर 3000 की ऊंचाई पे बर्फ जमती है तो 3000 की ऊंचाई को हम हिमरेखा, ऐसी रेखा जो हिमांक बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हो सर। नहीं, मतलब इसको आप, इसकी कहने से मैं कंफ्यूज हो गया। अगर हम यहीं पर ठंडा कर दें इस कमरे को तो यहाँ बर्फ जम जाएगी, तो क्या ये हिम रेखा पर माना जाएगा? हाँ, सर इसका तात्पर्य है सर जो प्राकृतिक पर्यावरण में। प्राकृतिक पर्यावरण में, तो अगर मान लीजिए हम कोई
इक्वेटर इक्वेटर समझते हैं ना? यस सर, भूमध्य। इक्वेटर पर क्या ये जो हिम रेखा हो सकती है कहीं पर? सर पर्वतों की ऊंची चोटियों पे हो सकती है सर। मतलब क्या होगा अगर इक्वेटर पर भी हिम रेखा आ सकती है क्या? सर वैसे तो नहीं आ सकती, लेकिन जैसे सर पर्वतों की ऊंची चोटियों पे कोई हिमरेखा। ऐसी चोटी है जो पूरी की पूरी जो भूमध्य रेखा के ऊपर से गुजर रहा हो कोई हिम, और वहाँ पर हिम रेखा हो, ऐसा कुछ आप अनुमान लगाकर या ज्योग्राफी आपने पढ़ी है, बता सकते हैं? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा चलिए, मैं अब अपने साथी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा वो आगे। यू Thank you, हाँ संदीप, यस सर। आप अलवर से आते हैं, यस सर। है ना? अलवर में एक किला है, यस सर, बाल किला। किसका किला है वो? किसने बनवाया था? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा नहीं मालूम है? Yes. ओके। आभानेरी है कोई जगह अलवर के पास? रहा। सर दौसा डिस्ट्रिक्ट में आबानेरी। आभानेरी है तो नजदीक अलवर से। यस सर, बसवा में। हाँ, बसवा तक। तो क्या वैल्यू, क्या किस लिए मशहूर है आभानेरी? सर सॉरी सर। ओके। और अलवर में आपके कोई टाइगर रिजर्व है? यस सर। कौन सा? सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो क्या है? सर सरिस्का टाइगर रिजर्व में एक तो क्षेत्रफल कम है, दूसरा सर मानव वन्य जीव संघर्ष की समस्या देखने को मिलती है सर, तीसरा सर सरिस्का के जो क्षेत्र है उसमें अवैध खनन की समस्या देखने को मिलती है, चौथा सर जो जंगली जानवर हैं उनके लिए एक पानी की समस्या और ये समस्या देखने को मिलती है सर। लेकिन जो आपने कहा कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां पे, उसकी क्या वजह है? सर उसका मुख्य कारण यह है सर, एक तो किसान कृषि कार्य जंगली भूमि में भी किया जा रहा है सर, फॉरेस्ट एरिया में भी कृषि कार्य किया जा रहा है, दूसरा सर जो जंगली जीव हैं वो चारे अपने भोजन की तलाश में आबादी क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, इस वजह से भी वहाँ मानव और वन्य जीव का संघर्ष होता है सर, उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। क्या ऐसा भी है कि वहां पे कोई पार्क के अंदर कोई मंदिर है और कोई सड़क बीच में से निकलती है? यस सर। कौन सा मंदिर है? सर पांडुपुल जी का मंदिर है सर। ओके, तो वहां पे लोगों को क्या पैदल आने जाना अलाउड है? सर वहाँ पे मंगलवार और शनिवार के दिन अलाउ है सर। अलाउड है, तो उससे भी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का कारण बढ़ता है, और कोई सड़क भी पार्क में से निकलती है? यस सर, जो सरिस्का का मेन गेट है वो टैला की तरफ जो जा रहा है वहाँ एक सड़क भी। अलवर आजकल बहुत बड़ी खबरों में है। यस सर। अलवर ने बिहार के एक क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया, इतनी तरक्की किया है कि बिहार के एक बहुत बड़े क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया। वो क्या है आप जानते हैं? जामतारा का नाम सुना है? यस सर। हाँ, यस तो जामतारा और अलवर में क्या समानता है? सर साइबर अपराधों की बढ़ती हुई संख्या दोनों में समानता है सर। जो अलवर का जो मेन एरिया है सर, रामगढ़ और लक्ष्मणगढ़ वाला एरिया, उस एरिया में साइबर क्राइम काफ़ी संख्या में बढ़ा है सर। साइबर क्राइम से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार का बढ़ा है? क्या वहाँ पे टेक्नोक्रेट्स बहुत ज़्यादा है, इंजीनियरिंग वाले बच्चे बहुत ज़्यादा है, किस कारण से वहाँ पे बढ़ा है? सर साइबर क्राइम से आज से है सर कि आप किसी भी प्रकार से आपके सूचनाओं को मिसयूज करके आपसे आर्थिक रूप से धन ऐंठना सर, अलवर के संबंध में सर, जैसे वो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी फोटो को दुरुपयोग करना, या फिर अन्य माध्यम से, या फिर आपके बैंक के पासवर्ड के माध्यम से जो आर्थिक रूप से उनको धन निकालना, ये चीज़ें अधिक देखने को मिल रही हैं सर। अलवर मेवात का हिस्सा, मेवात के क्षेत्र में पड़ता है? यस सर। ठीक है, क्या मेवात की जो कल्चर है वो राजस्थान की कल्चर से भिन्न किस रूप में है? सर जो अलवर की जो दो तहसीलें हैं सर, तिजारा, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, ये मेवात के क्षेत्र में आती हैं।
इनमें और राजस्थान के अलावा में सर एक तो भाषा का अंतर है। मेवात में मेवाती भाषा बोली जाती है, जबकि राजस्थान में लगते हुए क्षेत्रों में ढूंढाड़ी या अन्य भाषाएं। दूसरा सर उनका जो धार्मिक मान्यताएं हैं सर, उनमें भी अंतर देखने को मिल रहा है सर, क्योंकि वो कन्वर्टेड, हाल ही में कन्वर्टेड हैं, जबकि उनके गोत्र भी हिंदुओं के ही हैं। और सर उनमें एक एग्रीकल्चर का भी एक अपना अलग ही देखने को मिलता है, जैसे वो बागवानी, प्याज की खेती आदि कर रहे हैं मेवात क्षेत्र में, जबकि अन्य राजस्थान में प्याज की खेती कम होती है सर बजाय से। ओके, अलवर से गुजरने वाली मेन जो नदी है वो कौन सी है? सर जैसे सरिस्का वन्य जीव बागेबान में रूपारेल नदी है। ये कहाँ से उत्पत्ति, कहाँ उससे होती है इस नदी की? सर इसकी उत्पत्ति सरिस्का में उदयनाथ की पहाड़ियों से इसकी उत्पत्ति होती है। और कहाँ जाती है? सर ये नदी भरतपुर तक जाती है सर, लेकिन वर्तमान समय में तो भरतपुर में कहाँ जाके विलय हो जाती है? सर इसका एग्जैक्ट ध्यान नहीं है सर, सॉरी सर। एक आपकी नदी है जो मीठे पानी से शुरू होती है और बाद में खारा पानी में कन्वर्ट हो जाती है। यस सर। बड़ी विचित्र नदी है राजस्थान की। कौन सी नदी है? सर लूणी नदी है सर। क्यों? सर उसका बालोतरा तक पानी मीठा रहता है, उसके आगे पानी खारा हो जाता है। ऑलराइट, थैंक यू। संदीप, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर हैं यस सर। और कहाँ पर पोस्टिंग है आपकी? सर मुंबई है सर। मुंबई में। कितने साल हो गए इनकम टैक्स में आपको? सर फरवरी 2014 से पोस्टिंग। 2014 से? यस। तो काफ़ी समय हो गया आपको। तो बताएंगे अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो है मूल मंत्र और लोगो क्या है? यस सर। सर लोगो है सर कोशो मूल्य दंड है। कोश मूल्य दंड। तो कोश मूल्य दंड का क्या मतलब होता है? सर शक्ति का, धन के माध्यम से ही शक्ति आती है सर। अच्छा, तो ये मंत्र हमने कहाँ से निकाला हम लोगों ने मंत्र ये? सॉरी सर, एग्जैक्ट ध्यान नहीं। अच्छा, इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट होता है हर साल। यस सर। हाँ, आप पार्टिसिपेट किए होंगे। यस सर। तो कौन से दिन होता है? सर एग्जैक्ट डेट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहते हो 7 साल और 9 साल हो गए, आपको ये नहीं मालूम इनकम टैक्स डे कब होता है? 24 जुलाई। 24 जुलाई सर, एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही। और कौन सा बना रहे हैं ये भी नहीं मालूम? सर क्यों बनाते हैं 24 जुलाई? सर 1922 में फर्स्ट टाइम 24 जुलाई से इम्प्लीमेंट किया था सर। किसने? चलो अभी हिस्ट्री में नहीं जाते हैं, इनकम टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या देख रहे हो आजकल इनकम टैक्स में? सर वर्तमान समय में डिपार्टमेंट फेसलेस असेसमेंट, दूसरा सर फेसलेस अपील। अच्छा, तो आप फेसलेस अपील में कमिश्नर अपील के पास बैठे हो? सर कहाँ ड्यूटी लगी हुई तुम्हारी? फेसलेस में, वेरिफिकेशन यूनिट में। वेरिफिकेशन यूनिट में। चलो अच्छा, वेरिफिकेशन यूनिट बात। तो ये बताओ कि इनकम टैक्स में ये जो फेसलेस स्कीम आई है आप जिसे बता रहे हैं, इसका करने का पर्पस क्या था जो किया गया, और इस उद्देश्य में हम कहाँ तक अभी सफल हुए? सर मुख्य रूप से इस असेसी का टाइम, सरकारी ऑफिस में जाने से टाइम बचाना था। दूसरा सर करप्शन को कर्व करने का था, जिससे इंटरेक्शन ना हो, फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो इनकम टैक्स ऑफिसर्स का और असेसी का। तीसरा सर तकनीकी के माध्यम से काफ़ी चीज़ों का ऑटोमेशन की तरफ बढ़ना था सर। तो सर मुझे लगता है कि हम काफ़ी रूप से सक्षम हुए हैं, क्योंकि सर वर्तमान समय में 9 महीने में असेसी का असेसमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। दूसरा सर जो प्रक्रिया है सर उसमें मानव रिसोर्स है, लेकिन ये जो आपने बताए, लेकिन इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट्स हैं, वो कहते हैं कि साहब एक रूल होता है, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यस सर। वो हमको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि क्या है कि आपने सब कुछ फेसलेस कर दिया है। हमको जाके आर्ग्यू करना है कोई केस, तो आपको आर्ग्यू करने के लिए हमको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है। तो राइट ऑफ हैविंग गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी वो हमको डिनाई की जा रही है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? सर मेरा मानना है सर कि जो उनके जो हियरिंग का है, जो सर ऑनलाइन हियरिंग का ऑप्शन उनको दिया जाता है, अगर वो डिमांड करते हैं तो असेसी डिमांड करता है तो ऑनलाइन हियरिंग का ऑप्शन दिया जाता है। दूसरा सर जो नोटिसेज हैं वो ईमेल के माध्यम से भेज जा रहे हैं और उनमें पर्याप्त समय दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है नेचुरल
जो जस्टिस है उसके कंसेप्ट को फॉलो किया जा रहा है सर। अब ये बताओ कि हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फंडामेंटल प्रिंसिपल जिस पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं वो क्या है? सर भारत सरकार रेवेन्यू कलेक्शन सरकारी खर्चों को चलाने के लिए कर रही है सर। मैं वो तो समझ में आता है। चलिए, मेरे को इनकम टैक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आज की तारीख में? क्या करना है? खाली कलेक्ट करना है, टैक्स कलेक्ट करना है, रह गया? सर टैक्स कलेक्शन के साथ साथ आर्थिक समानता के लक्ष्य को भी प्राप्त करना है सर इसका। आज की तारीख में ये उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटरी कंप्लाइंस और बेस्ट टैक्स पे सर्विस दी जाए। थैंक यू सर। दूसरा, आप बेटे समझते हो व्हाट इज टैक्स बॉयंसी? सर टैक्स बोयेंसी से आशय है सर टैक्स जीडीपी के संबंध में टैक्स कलेक्शन का रेशियो। हाँ, तो क्या रेशियो क्या होता है? मतलब वर्तमान समय में 10 से 11% टैक्स तो मेरे को मालूम है रेशियो क्या है, लेकिन बॉयंसी कैसे निकली, बढ़ी घटी? सर ग्रोथ रेट के सापेक्ष जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ रहा है सर, तो टैक्स बोयेंसी सर बढ़ी है सर। शायद मैं समझ पा रहा हूँ सर। अच्छा, तो अभी बताओ कि टैक्स लिटरेसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं डिपार्टमेंट में? सर टैक्स लिटरेसी के लिए सर एक तो हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं सर सोशल मीडिया के माध्यम से। दूसरा सर जो असेसी है सर उसको टैक्स के कंप्लायंस के प्रति जागरूक करना सर। जैसे सर उसको एडवांस टैक्स पे करने के लिए कॉल करना या फिर उसको मैसेज करना, उसको सर्टिफिकेट देना। तीसरा सर जो स्कूल और कॉलेज हैं उनके माध्यम से बच्चों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। तो एक बड़ी चर्चा चल रही है, उसके बाद काफ़ी विद्वानों ने भी अपने अपने ओपिनियन दिए और एक का ओपिनियन आया, बड़ा रेडिकल टाइप का ओपिनियन था कि सही के साथ इनकम डिपार्टमेंट को ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि ट्रांजेक्शन टैक्स लगा दिया, इतने डिडक्शंस और एग्जम्पशंस और ये सब लेने के बजाय एक ट्रांजेक्शन टैक्स लगा दिया जाए, डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दिया जाए। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? सर मैं सोचता हूँ सर वो जो सिस्टम है वो अधिक कारगर नहीं रहेगा, क्योंकि सर एक ही इनकम को कई बार ट्रांजैक्शन किया जा सकता है सर, जबकि बार बार टैक्स लगाने से टैक्स का भार बढ़ेगा। जबकि सर इनकम पे टैक्स लगा के हम इसको प्रगतिशील भी बनाते हैं सर, अधिक आय वाले से अधिक टैक्स और कम आय वाले से कम टैक्स। एक गरीब ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाने पर गरीब आदमी पर भी आयकर का भार पड़ेगा सर। ठीक, शाबाश, थैंक यू। थैंक यू सर। संदीप, यस सर। आपके पिताजी शिक्षक हैं। यस सर। आपका क्या अनुभव है, शिक्षक को जो इज्जत समाज में मिलनी चाहिए वो मिल रही है या उसमें कहीं कमी है? सर जब हम प्राचीन समय से तुलना करते हैं वर्तमान समय में तो देखने में आता है सर कि कम हुई है। कम हो गया है। लेकिन सर ये शिक्षक पे भी निर्भर करता है। अगर शिक्षक पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है सर। अगर शिक्षक अपने सब्जेक्ट की नॉलेज और मूल्यों आधारित शिक्षा को स्कूल में देता है तो बच्चे वर्तमान समय में सर मूल्य आधारित शिक्षा मतलब उसका अपना भी आचरण एथिकल होना चाहिए। यस सर। यस सर। आप राजस्थान के हो, वहाँ पे सैंड ड्यून्स होते हैं। यस सर। ऊंट होते हैं। यस। हिमालयाज में, लद्दाख में भी एक जगह है जहाँ सैंड ड्यून्स भी हैं और ऊंट भी हैं। कहाँ पर है वो जगह? सर लेह लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट। मैंने दो बातें कही, सैंड ड्यून्स और ऊंट। सैंड ड्यून्स भी हैं और ऊंट भी हैं। लद्दाख में वो कौन सी जगह है? सर सॉरी सर, याद रखिएगा, नुब्रा वैली। थैंक यू सर। आप साइकिलिंग के शौकीन है सर। चलिए साइकिलिंग पे बात करने से पहले पूछते हैं हम, जेएनके का भी एक राज्य था, फिर इसको दो यूनियन टेरिटरीज में बन गए। एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गई, एक जेएनके यूनियन टेरिटरी बन गई। इन दोनों में एक में इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो कौन सी है, कौन सा यूटी है? सर जम्मू कश्मीर में विधानसभा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के साथ में यूनियन टेरिटरीज का प्रावधान किया गया है सर। तो वो राज्य नहीं है, वो यूटी है, लेकिन उसमें इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोविजन किया गया है। तो ये कैसे हो पाया? क्योंकि हम लोग तो यही समझते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली एक राज्य में होती है। सर दिल्ली एवं पांडिचेरी में भी हम विधानसभा के साथ में यूटी हैं सर।
अच्छा, तो वहाँ भी वही पांडिचेरी वाले प्रोविजनों के साथ में ओके। यूटी का तो आपका निर्माण। क्या विचार है कि वहाँ पे इलेक्शन करा दिए जाने चाहिए, क्योंकि काफ़ी डिमांड भी है, लोग बोलते हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलना हो तो जिला जाइए, उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे बगल में रहता है, हम उससे मिल सकते हैं, उसको रीच आउट कर सकते हैं। तो डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि असेंबली इलेक्शंस करा दिए जाने चाहिए, या इसमें अभी कुछ इंतजार करने की ज़रूरत है? सर मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है सर सितंबर 2024 तक इलेक्शन कराने के लिए। तो मुझे भी लगता है सर इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि लोग अपनी भावनाओं के व्यक्ति इलेक्शंस के माध्यम से करते हैं और इससे लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर अरे आपको नहीं आसानी से लगता कि निवारण होता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे, फिर वो पहले जैसा माहौल आ जाएगा, सॉफ्ट सेपरेटिज्म शुरू हो जाएगी और तरह तरह की बातें होने लगेंगी, फिर कहीं ढेले पत्थर वाला माहौल वापस आ जाए तो, पत्थरबाजी वाला माहौल वापस आ जाए तो? सर लोकतंत्र के माध्यम से सर लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिलता है और सरकार में भागीदारी मिलती है, तो कहीं न कहीं लोग अपनी भूमिका सरकार में देखते हैं और अलगाववाद को कम करने में भी हमें मदद मिलती है सर। अगर लोगों की भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं होगी सर, तो लोगों में अधिक सेपरेटिज्म देखने को मिल सकता है। अच्छा, तो मेरा मानना है सर संसदीय प्रणाली में चुनाव करवाने बहुत आवश्यक है सर। आप साइकिलिंग के शौकीन हैं, यस सर। तो आप ये हॉबी के तौर पे करते हैं या एवरीडे? सर हॉबी के तौर पे कर पाता हूँ। क्या क्योंकि करते हैं आप साइकिलिंग में? सर जैसे वीकेंड पे 2-3 दोस्त मिलके, हाँ। जैसे सर मैं विरार रह रहा हूँ ग्लोबल सिटी में, तो वहाँ साइकिल चलाना सर। कौन सी साइकिल है तुम्हारे पास? सर बीट ट्विन करके साइकिल है सर। ओके। कितने गियर कितने गियर हैं उसमें? सर? कितने गियर की साइकिल है? है? कितने गियर की साइकिल है? सर गियर वाली नहीं है सर, नॉर्मल। नॉर्मल साइकिल है। तो तुमने नॉर्मल साइकिल क्यों खरीदी? सर मैं शौक के लिए कर रहा था तो मैं नॉर्मली खरीदा सर। तो नॉर्मल साइकिलिंग में तो थकान ज़्यादा आती है नॉर्मल साइकिल में। सर ऐसा नहीं है सर, मैं सिर्फ शौक के रूप में दोनों चल रहा ओके हूँ। फाइन। कितने किलोमीटर साइकिल चलाते हो? सर वीकेंड पे 6 से 7 किलोमीटर, वीकेंड पे 6-7 किलोमीटर चल रहे हैं। 6 से 7? तो नए लड़के हो अभी, अब 6-7 को ज़्यादा नहीं तो 20 तो पहुँचा दो। सर मुंबई में थोड़ा स्पेस का इशू रहता है, तो कहाँ सुबह पर? मुंबई में स्पेस का इशू रहता है सर, तो कॉलोनी में। स्पेस की तो कोई कमी नहीं, केवल सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। सर मैं सोचूंगा सर इस बारे में। अच्छा, तुमने कभी मैराथन देखी है? मुंबई मैराथन? सर डिपार्टमेंट की मैराथन में भाग लिया है सर। दौड़े थे? साइकिल मैराथन होती है सर, साइक्लोथॉन करके। साइक्लोथॉन में किया था पार्ट। थैंक यू सर। संदीप आप राजस्थान से आए यस सर। और बॉम्बे में आप मुंबई में लगभग 10 वर्षों से वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। राजस्थान की मेन सोशल इवल्स के बारे में बताएंगे? जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं मेन वो कौन कौन सी हैं? आप किस किस को मानते हैं? सर एक तो सर जैसे राजस्थान में पर्दा प्रथा है सर, महिला पर्दा प्रथा है, घूंघट। ठीक है, नंबर 1। दूसरा सर बाल विवाह है। बाल विवाह। तीसरा सर वर्तमान समय में सर जैसे दहेज की समस्या देखने को मिलती है। हाँ सर, जातिवाद भी देखने को मिलता है सर। जो कास्ट बेस्ड सर्वे आजकल डिस्कशन में है, आपका उस पर क्या ओपिनियन है? आपने सुना है कास्ट बेस्ड सर्वे? यस सर। क्या ओपिनियन है, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? सर यदि आर्थिक और सामाजिक जनगणना हो सर, जाति आधारित जनगणना के स्थान पर, तो वो ज़्यादा अधिक कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि सर उससे हम सरकारी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं और एक व्यक्ति के डिमांड आधारित सब्सिडी या डिमांड आधारित स्कीम्स का निर्माण करने में भी सर वो सहायक होगा सर। तो फिर ये जो राज्य जाति आधारित जनगणना सर्वेस कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आपका एक मानना है? सर मैं उस संबंध में सर एक स्टूडेंट के रूप में देख पाता हूँ सर कि मुझे लगता है सर सोशल आर्थिक जनगणना ही होनी चाहिए सर जाति जनगणना के स्थान पर, क्योंकि सर उससे हम एक प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण बनाने के लिए सर जातियों के विभाजन से बचना चाहिए सर। ठीक है। वुमेन स्टेटस आपने भी जिक्र किया, राजस्थान में ज़्यादा बेहतर है या फिर मुंबई में?
सर मुंबई में ज़्यादा मुंबई बेहतर में है बेहतर है? सर, क्योंकि मुंबई की इकोनॉमी सर्विस सेक्टर इकोनॉमी है सर। तो महिलाओं की भागीदारी आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से अधिक देखने को मिलती है सर। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या राजस्थान में करेंगे वुमेन के स्टेटस को बेटर करने के लिए? सर एज ए प्रशासक के रूप में अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं महिलाओं के सुधार के लिए मुख्य रूप से शिक्षा का व्यवस्था करना, दूसरा जो उनकी आर्थिक रूप से भागीदारी बढ़े तो स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करूँगा, तीसरा जो महिलाओं की हेल्थ है, हेल्थ के इश्यूज़ को एड्रेस करना आंगनबाड़ी के माध्यम से या फिर उनकी जो हाइजीन है सर। राजस्थान सरकार की कुछ पॉलिसीज़ बताएं जो इस पे ऑलरेडी काम कर रही हैं। सर एक तो सर जैसे महिला शक्ति स्कीम्स है, एक उड़ान योजना है जो हाइजीन के लिए काम कर रही है। दूसरा सर एजुकेशन के लिए उनके गार्गी पुरस्कार हैं और साइकिल वितरण है और फ्री एजुकेशन है। आंगनबाड़ी के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के लिए राशन की व्यवस्था। आपने एग्जैक्ट पॉलिसीज़ के नाम नहीं बताई, ठीक है। आपकी हॉबीज़ पे आते हैं। आपने मेंशन किया है संदीप योगा एंड मेडिटेशन। यस सर। योगी कौन कहलाया जाएगा? एक व्यक्ति वो जो योगा करता है या फिर वो व्यक्ति जो मेडिटेशन करता है? इसमें से योगी कौन कहलाया जाएगा? सर योगी शब्द से आशय ऐसा है सर जो परिस्थितियों में तटस्थ रहे, सुख व दुख की परिस्थितियों में तटस्थ रहे। तो एक मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण कर सकता है सर। तो मुझे लगता है सर जो मेडिटेशन में निपुण हो उसको हम योगी कहने में अधिक। ठीक है। आपके फादर टीचर हैं। लास्टली मुझे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 5 पिलर्स बताइए प्लीज़। सर एग्जैक्ट तो रिकॉल नहीं कर पाऊँगा, सॉरी सर, लेकिन जैसे सर जैसे फर्स्ट तो सर जैसे आंगनबाड़ी 5+3 जो 10+2 को तो उसे 5+3+3+4 में बदल दिया। दूसरा सर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था की गई है 5वीं कक्षा तक। तीसरा सर जो उस शिक्षा थी उसको उद्योगों से जोड़ने का प्रयास किया है जिसमें स्किल डेवलपमेंट को भी शामिल किया गया है। चौथा सर जो एमफिल की डिग्री थी उसे ख़त्म कर दिया। पांचवा सर जो शिक्षा थी सर वो मार्केट ओरिएंटेड जो उद्योगों स्किल डेवलपमेंट करके विनिर्माण और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा दें। ठीक है संदीप, थैंक यू। थैंक यू सर। संदीप जी, आपका जो साक्षात्कार था वो समाप्त हो गया। अब हम आपको अपना फीडबैक दे रहे हैं कि कैसा आपका रहा। थैंक यू। देखिए आपका 10वां अटेम्प्ट है और चौथा साक्षात्कार है, तो दैट वे आप अनुभवी हैं उसका। हमें साक्षात्कार लेते हुए महसूस हुआ कि आपको जो आपने पहले अनुभव लिए हैं उसका आपने लाभ उठाया है और आप पहले के मुकाबले, पहले तो हमने नहीं देखा था लेकिन एक सक्षम उम्मीदवार के तौर पर उभर कर आए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा आपने किया है। लेकिन मैं हमेशा समझता हूँ कि कोई भी काम जो है बहुत अच्छा है तो उसे उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। आप और फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। कब आपका इंटरव्यू है? 9 फेब है सर। 9 फरवरी। तो अभी आपके पास लगभग 1 महीने का समय, 4 सप्ताह का समय उपलब्ध है। इस समय का सदुपयोग कीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शायद आपको छुट्टी भी दे सकता है या छुट्टी पे ऑलरेडी हैं। क्या है आपका? सर अभी छुट्टी लेके आए सर कल ही। अभी कुछ दिन की छुट्टी लेकर आए हैं, तो कुछ दिन छुट्टी अगर आपको मिल सके तो, क्योंकि उसमें आपको साक्षात्कार के लिए तैयारी करने के लिए प्रचुर समय मिल सकेगा। इस समय और आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। हिंदी माध्यम आपने लेकर अच्छा किया है। पहले भी हिंदी लिया था कि पहले इंग्लिश लिया था? हिंदी ही था सर। हिंदी माध्यम से आपने इंटरव्यू किए हैं, ये अच्छी बात है। हिंदी में इंटरव्यू देना कोई गलत बात नहीं। आप अपने हाथों को हमेशा बांध कर मत रखिए, उससे लगता है कि आप उत्तेजना में हैं। तो कभी खोलकर, कभी थोड़ा सा हिलाकर, और जब इंटरव्यू देते हैं तो जैसे ये आपके सामने एक पैनल, वहाँ पर भी एक पैनल ऐसे ही रहेगा 5 लोगों का। आप तो इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, तो वहाँ 5 थे, 6 थे? 5 ही थे। 5 ही थे ना। तो आप जब आप इंटरव्यू, आपसे जो पैनल सवाल पूछता है तो एक आदमी उनमें से बोलता है, लेकिन
आपको पांचों की तरफ मतलब उस लगभग जिसने सवाल पूछा उसको 60% के समय दीजिए, बाकी लोगों की तरफ भी कभी आंख हिलाकर देख लीजिए, उससे आपकी मूवमेंट भी ठीक रहेगी और लगेगा कि आप पैनल को देख रहे हैं, ना कि सिर्फ जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं उनको देख रहे हैं। तो आपका एक्सप्रेशन अच्छा है, लेकिन इसे बेहतर किया जा सकता है अगर आप एक मिरर के सामने, एक शीशे के सामने खड़े होकर कुछ अभ्यास करें, कुछ क्वेश्चंस जैसे सेट ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं धीरे धीरे करके, जो इम्पोर्टेंट करंट इश्यूज के या और उनके ऊपर बुलेट पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको चैट जीपीटी या क्या कहते हैं कंप्यूटर पर मिल जाएंगे या किताब से मिल जाएंगे, उनको बनाकर उनको अभ्यास करने से गति के अंदर कि कितनी गति से बोलना है और क्या बोलना है, ये और बेहतर आप कर सकते हैं। क्योंकि शायद ये आपका आखिरी चांस है कि अभी और चांस भी इसके बाद भी है? सर है चांस तो। अच्छा, चांस है, लेकिन क्यों आखिर अगला चांस लेना, इसी में छाप देना है? तो हमारा ये कहना है कि आप अपना जैसे ये 1 महीना अगर इसमें देंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा विषय मिल सकता है। लेकिन जवाब आपके अच्छे थे, लेकिन इनको डेफिनेटली इम्प्रूव किया जा सकता है। कुछ विषय में सब्जेक्ट की नॉलेज तो एक ये कोई सब्जेक्ट की नॉलेज की टेस्ट तो आपके रिटर्न एग्जाम में हो चुकी है, ये बेसिकली पर्सनैलिटी का टेस्ट है ज़्यादा। लेकिन और कोई भी आदमी कहे कि वो सब सवाल के जवाब दे ही देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी जितने ज़्यादा आप दे सकते हैं वो काउंट करेगा। तो इसलिए अखबारों को पढ़ना, एक इकोनॉमिक अखबार को पढ़ना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनकम टैक्स में आप हैं तो इकोनॉमिक्स के विषय आपसे अभी पूछे नहीं गए, कॉन्स्टिट्यूशन पर भी सवाल कम पूछे गए। ये सवाल कॉन्स्टिट्यूशन पर, इकोनॉमिक इश्यूज पर कुछ सवाल आपको आ सकते हैं, ज्योग्राफी के और हिंदी के अलावा, हिंदी लिटरेचर के अलावा, और करंट इश्यूज तो डेफिनेटली आएंगे। हिस्ट्री भी हमने आपसे नहीं पूछा है, चांस हो गया, नहीं तो हिस्ट्री पर भी जैसे ये जो 1750 से 1775 के बीच में कौन सी 3-4 बार बड़ी इंपॉर्टेंट हुई थी, या पेरिस की ट्रीटी है 1763 में जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुई थी, जिसका दूरगामी प्रभाव थे। मोनरो डॉक्ट्राइन है 1821 में हुआ था, जो एक अमेरिका ने एक बार कोई घोषणा की थी। तो मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हिस्ट्री की भी पूछी जा सकती हैं, जो आज नहीं पूछी गई हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये आपको इस दौरान में 1 महीना में इन सब चीज़ों को पढ़ते रहना चाहिए कि जवाब, एक सवाल का जवाब नहीं देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो वो पैनल पर असर आ सकता है। तो इसलिए जितना जानकारी भी देंगे उतना, और लॉजिकल तरीके से जानकारी को हमेशा लॉजिकल तरीके से देना है, जिसे लगे कि आपका विश्वास झलके और आप एक अच्छी नौकरी में हैं। सेवा बेहतर हो ये डेफिनेटली है, लेकिन आपके पास एक विश्वास है कि आप एक नौकरी में हैं, वो भी आपका नज़र आना चाहिए। मैं अपने साथी पैनलिस्ट से कहूँगा, अगर कोई और बात कहना चाहते हैं। संदीप, आपने ये चौथा इंटरव्यू है? यस सर। राइट। पिछले 3 इंटरव्यू में आपने कितने मार्जिन से मिस किया? सर एक बार तो 5 नंबर से रहा सर, 5 नंबर से, एक बार 7 नंबर से। पिछली बार? सर पिछली बार तो प्रीलिम्स नहीं हुआ था सर, 22 में, 21 में 5 नंबर से। 5 से, एक बार 7 से, और एक बार ज़्यादा सर, 20 नंबर था सर। 20 नंबर थे, तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक नंबर में बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे। लेकिन ओके, कोई ऐसा बात नहीं है। आपने सवालों के जवाब अच्छे दिए, और जैसा इन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक को तैयार करेंगे, कॉन्फिडेंटली आप अपने उसको अप्रोच करें। अभी ऐसा लगता है कि जब आप आते हैं ना अंदर, आपके चेहरे पे बड़ी एंग्जाइटी है कि हे भगवान, अगर नहीं हुआ तो। यस सर। तो ऐसा क्या है, तुम ITO का एग्जाम दो, अपना डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया है, नहीं दिया अभी तक? सर दिया है सर। दिया है, तो वो भी एक ऑप्शन है ना। यस। तो ऑप्शन तुम्हारे पास है, ऐसा तो नहीं है घर में बैठे हुए। यस सर। तो ऐसे आप जैसे मुस्कुरा रहे हो, ऐसे तो चेहरा रखो दोस्त, ऐसा रखने की बात तो नहीं। ऐसा रखने से जो भी आप सवाल का जवाब दोगे वो बेहतर नजर आता है ना। एक खुश होके कॉन्फिडेंटली जाओ। बड़े थोड़े मार्क्स से मिस किया है, कोई बात नहीं है, वो भी कवर अप हो जाएगा, ठीक है। जस्ट गो विद कॉन्फिडेंस,
बाकी और कुछ नहीं है। और ये सोचो कि इस बार फोड़ के आना। ठीक है ठीक है ना? हाँ, ऐसे रहना, हंसता हुआ कितना अच्छा लगता है। ठीक है। और इतना बढ़िया तुमने जवाब दिया मेवाती कल्चर का और राजस्थानी कल्चर के डिफरेंस में, मुझे आज तक किसी ने नहीं। क्या बात है। ठीक है। ठीक। तो गो विद कॉन्फिडेंस, नेल। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर ऑल द बेस्ट। थैंक यू कितने मिले थे बेटे लास्ट टाइम? 21, सर 160 160। इस बार बेहतर मिलेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, जैसे बताया सबने, बस इस बार तोड़ देना है। ठीक है। थैंक यू ऑलराइट। थोड़ा स्माइल चेहरे पर, जोश आपके पर्सनैलिटी से, हम 102 जाओ, थोड़ा एनर्जी लेवल हाई कर लो। ठीक है, उससे अच्छा इम्पैक्ट बनता है। प्रैक्टिस करो, जैसा बताया था, मिरर के सामने खड़ो के कर सकते हो, या अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हो, फिर उसे प्लेबैक करके अपने आप को देखो बोलते हुए कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, उनसे फ़ायदा होगा। ठीक है थैंक यू सर